कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के लागू होने के बाद से हम लोगों ने एक श्रृंखला शुरू की है। एक श्रृंखला हमने स्टूडेंट्स के लिए स्लाइड शो की शुरू की है, जिसमें हम इस एक्ट के हर प्रोविजंस के बारे में डिटेल में स्लाइड्स बना के देंगे। वो स्टूडेंट्स के लिए एक लाइब्रेरी का काम करेगी। आपको महत्वपूर्ण इश्यूज, महत्वपूर्ण क्लॉजेस, सेक्शंस को एक्सप्लेन करके उसमें हमने स्लाइड्स बनाकर दी हैं, जिसमें हमने 1, 2 और 3 स्लाइड्स हम दे चुके हैं। पहला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स के ऊपर, फिर हमने उस रूल्स पर अलग से चर्चा भी की है वर्बली, और तीसरा लेसन उसको हमने लेसन्स की फॉर्म में दिया है। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, और लेसन 3 में हमने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसका गठन इस एक्ट के तहत किया गया है, उसके बारे में एक लेसन बनाया है, जिसमें हमने आप कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं और किन किन इश्यूज पर अथॉरिटी में कंप्लेंट कर सकते हैं, इसके बारे में बताया है। साथ ही कुछ लोगों का ये आग्रह था कि हम अंग्रेजी में बताएं, तो एक वीडियो हमने वर्बली उसको एक्सप्लेन इंग्लिश में करने के लिए भी बनाया है। ये तो है हमारे श्रृंखला लेसन्स की, जो हमने स्टूडेंट्स के लिए तैयार की है, और आगे चलेंगे। हर सेक्शन, हर क्लॉज, हर इम्पॉर्टेंट इशू पर हम स्लाइड्स तैयार करेंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए एक लाइब्रेरी का काम करेगी। साथ ही साथ में हम अलग से वर्बली भी परिचय दे रहे हैं। पहले हम 2 वीडियोस में हम परिचय दे चुके हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। परिचय 1, परिचय 2, जिसमें हमने इस एक्ट के बारे में, इसकी मुख्य बातें जो हैं उसके बारे में कहा, और उसके बाद हम जो कुछ स्लाइड्स में दिखाएंगे उसको साथ ही साथ में वर्बली भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि हम किसी भी नए इशू पे, किसी भी नए जजमेंट पे अलग से भी वीडियोस बनाते हैं, वो साथ ही साथ चलेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए। आज हमारा जो विषय होगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का भाग 2। इसमें हम ये बताएंगे कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आपकी शिकायत प्राप्त होने के बाद कैसे काम करती है। इससे पहले हम ये बता चुके हैं कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में आप शिकायत कैसे करेंगे और किन किन बातों पे करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले अथॉरिटी में यदि आपकी कंप्लेंट पहुंचती है तो पहला काम अथॉरिटी क्या करेगी। अथॉरिटी सबसे पहले ये देखेगी कि इसमें जो कंप्लेंट किसी ने भी की है उसका प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं। प्राइमा फेसी केस बनने के लिए कम से कम कोई तो ऐसा तत्व हो जिसके आधार पर अथॉरिटी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके। उसके लिए अथॉरिटी को ये अधिकार है कि वह उस पर्टिकुलर कंप्लेनेंट को बुलाए और उससे पूछे कि यदि उसके पास कोई और दस्तावेज है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो अथॉरिटी के साथ शेयर करे, जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि अपनी मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए जब वो आगे बढ़े तो ये आश्वस्त हो कि कोई प्राइमा फेसी केस बनता है, कोई एविडेंस। मैंने आपसे पहले भी पिछले वीडियोस में भी ये बताया है कि कंज्यूमर एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होना अनिवार्य नहीं है शिकायत करने के लिए, क्योंकि कंज्यूमर की डेफिनेशन में कंसिडरेशन की पेमेंट की बात भी होती है। यहाँ पर एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन फॉरवर्ड अ कंप्लेंट, ये हमने पिछले एपिसोड में बताया। किंतु साथ ही में ये भी आवश्यक है कि जब आप कोई कंप्लेंट करते हैं तो उसके पीछे कोई आधार होना चाहिए। तो अथॉरिटी सबसे पहले ये क्या करेगी, सबसे पहले उस व्यक्ति को बुलाकर भी उससे पूरा आश्वस्त होगी कि उसके पास प्रॉपर दस्तावेज हैं और प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, तो आगे इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए अथॉरिटी को ये अधिकार है कि वो संबद्ध रेगुलेटरी को इन्वेस्टिगेशन करे। मान लीजिए आपकी कंप्लेंट अबाउट रियल एस्टेट है, तो रेरा को, रियल एस्टेट अथॉरिटी को कह सकती है ये अथॉरिटी कि आप इस पर्टिकुलर इशू में इन्वेस्टिगेट करिए और इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट कीजिए।
जैसे कोई मेडिकल नेग्लिजेंस की मैटर है तो मेडिकल एसोसिएशन को कह सकती है। इसी तरह से फूड से रिलेटेड है तो फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी को भी कह सकती है। तो ये अलग अलग अथॉरिटीज़ जो काम कर रही हैं, उन पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ को जो स्पेशलाइज्ड है उस एरिया में, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए भेज सकती है। और यदि रिपोर्ट आ जाती है, रिपोर्ट आने के बाद जिसके विरुद्ध भी शिकायत की गई है उसको राइट टू बी हर्ड देना आवश्यक है। उसकी सुनवाई होनी ज़रूरी है। उसको बुलाया जाएगा, पूरी मैटर की तहकीकात की जाएगी। बुलाकर उसकी सुनवाई होने के बाद यदि अथॉरिटी को ये लगता है कि इसमें कुछ कोताही हुई है, तो यदि मैटर प्रोडक्ट्स को लेकर है, किसी वस्तु को लेकर है, तो उस वस्तु को बदलने की, उसकी कॉस्ट वापस करने की, उसके लिए कंपनसेशन देने के सभी आदेश दे सकते हैं। यहाँ पर अथॉरिटी क्योंकि एक कंज्यूमर के बारे में नहीं सोच रही है, कंज्यूमर्स एट लार्ज क्लास एक्शन की बात करती है, इसलिए केवल एक कंज्यूमर को ही फ़ायदा उठाना, एक कंज्यूमर को ही कंपनसेट करना नहीं होगा। यहाँ पर अथॉरिटी प्रॉपरली उनको पेनलाइज कर सकती है। पेनलाइज करने से पहले सुनवाई ज़रूर होगी, किंतु पेनलाइज कर सकती है जो 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और यदि वो पर्टिकुलर प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर जो भी हो, यदि वो उस शिकायत को उसको रिपीट करता है और वैसी शिकायत फिर बनी रहती है, तो वो फाइन जो है 10 लाख तक भी हो सकता है। ये अथॉरिटी को अधिकार है। इसी तरह से यदि कोई मिसलीडिंग एड्स के बारे में शिकायत है और मिसलीडिंग एड अगर एल्योरिंग है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, तो उसके लिए भी यही प्रोसेस किया जाएगा। राइट टू बी हर्ड होगा उस व्यक्ति को भी, और उस एंटरप्राइज को, उस मैन्युफैक्चरर को या उस सर्विस प्रोवाइडर को या जो भी होगा उसको भी बुलाया जाएगा कि आपने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज कर रहे हैं और ये आपकी शिकायत है, तो आप अपनी सफाई दीजिए। उसको शो कॉज नोटिस देकर बुलाया जाएगा और उसकी बात सुनी जाएगी। उसके बावजूद भी यदि अथॉरिटी ये समझती है कि वाकई कोई कोताही हुई है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, मिसलीडिंग एड्स दी जा रही हैं, तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रिमूव करने के लिए ऑर्डर कर सकती है। कोई एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है, उसको रोकने की बात कह सकती है, उसको मॉडिफाई करने की बात कर सकती है, या उसको कुछ महीनों के लिए, जैसा भी अथॉरिटी समझे, उसको बैन भी कर सकती है। ये सारी अधिकार अथॉरिटी को है। जैसी भी स्थिति होगी वैसा ही वो कर सकती है। और यहाँ भी 5 लाख तक का फाइन कर सकती है। और यदि उसको रिपीट किया जाए, उस एडवर्टाइजमेंट को बार बार दिया जाता है और शिकायत आने के बावजूद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देती, तो 10 लाख तक का भी फाइन किया जा सकता है। ये तो है प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट को विड्रॉ करने के लिए भी कहा जा सकता है। आपने देखा होगा कुछ व्हीकल्स हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, तो कुछ सीरीज यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्हीकल तो डिफेक्टिव पाए गए, तो उसको मार्केट से विड्रॉ करने के लिए भी कहा जा सकता है। तो ये तो था प्रोडक्ट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को लेकर, मिसलीडिंग एड्स को लेकर कि क्या क्या एक्शन अथॉरिटी कर सकती है। अब फाइन जो लगाया जाता है उसका आधार क्या हो, उसका आधार भी ये है, यदि मिसलीडिंग एड वो कितने एरिया में और किस पेपर में, मीडिया में किस एरिया को अफेक्ट करती है, कितने लोग उससे प्रभावित होते हैं, कितने लोग एल्योर हुए और कितने लोगों को नुकसान हुआ, ये सारी बात की जांच करने के बाद अथॉरिटी उसको पेनाल्टी लगाने का निर्णय करती है कि कितनी पेनाल्टी लगाई जाए। तो ये तो था, कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु दोषपूर्ण होती है, कोई सर्विसेज ठीक नहीं होती हैं, मिसलीडिंग एड्स होती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, इन सब चीज़ों के लिए अथॉरिटी को ये सारे अधिकार हैं। इसके अलावा यदि मैटर बहुत ही सीरियस होता है और किसी मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज कर रहा है, कोई गलत माल बेच रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई भी इस तरह की हरकत हो रही है, तो अथॉरिटी को ये भी अधिकार है कि उस पर्टिकुलर एंटरप्राइजेस के सारे डॉक्यूमेंट्स मंगा सके, बुक्स मंगा सके, अकाउंट्स चेक कर सके,
सो मेनी थिंग्स, जो भी कुछ उससे संबद्ध, बिजनेस से संबद्ध होगा, सबकी जांच कर सके, बुक्स को अपने पास रिटेन कर सके और चाहे तो देखकर वापस कर सके और यहाँ तक कि सीज भी कर सके। इतने अधिकार अथॉरिटी को हैं, किंतु वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि किस तरह की बात है, किस तरह की शिकायत है और कितनी ऑब्जर्वेशन इन्वेस्टिगेशन में पाई गई है, तो उसके आधार से सीज भी कर सकते हैं। ऑल्दो सीजर करने पर नेशनल कमीशन को इसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी 72 आवर्स के अंदर अंदर, इट्स ओके, बट ऐसा अधिकार अथॉरिटी के पास है। अब अथॉरिटी के इस आदेश के विरुद्ध यदि कोई जाना चाहे अपील में, तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन में उसकी अपील भी की जा सकती है और फिर वो जुडिशियल ऑर्डर होगा कमीशन का कि वो जो अथॉरिटी ने एक्ट किया वो ठीक था या नहीं था, फेवर या अगेंस्ट, ये सब डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड्स, अथॉरिटी इस तरह से काम करेगी। तो अब तक हमने 2 अंकों में बताया। पहले में हमने ये बताया कि अथॉरिटी में आप शिकायत कैसे करेंगे और किन किन बातों के लिए करेंगे, और अब हमने बताया कि शिकायतें होंगी तो उसको प्रोसेस कैसे किया जाएगा और उसका निपटारा कैसा होगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए। फिर मिलेंगे हम आपको अगले नए सेशन में नए इशू के साथ। थैंक यू वेरी मच।